नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजस्थान के भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में लिया भाग। कहा, राजस्थान में कपास और धान की एमएसपी के लिए किए गए हैं बदलाव, किसानों को होगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि से 80 लाख किसान हुए लाभान्वित। जल शक्ति मिशन के तहत हर घर हर गाँव में पहुंचाया गया है पानी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा शनिवार को महाराष्ट्र पुणे में बैंकुट मेहता सहकारिता अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कहा, केंद्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाएगा नई सहकारिता नीति। केंद्र विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना कर रही है तैयार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, किसानों को उनकी फसल का सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है भुगतान। अब तक 81,381 किसानों के खातों में करीब 933 करोड़ रुपए भेजे गए। फसल बिक्री के बाद 48 से 72 घंटों में किसानों को किया जा रहा है भुगतान। मौसम विभाग की वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने कहा, देश में एक और पश्चिमी विक्षोभ की है संभावना। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश, मैदानी इलाकों में 18 से 19 अप्रैल तक हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन वर्षा का येलो अलर्ट जारी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में लिया भाग। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राजस्थान में बहुत विकास के काम किए हैं। कपास और धान की एमएसपी में बदलाव किए हैं। केंद्र ने 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिए हैं। जल शक्ति मिशन के तहत 4200 करोड़ रुपए खर्च करके हर गांव और हर घर में पानी पहुंचाया है। ढेर सारा विकास किया है। राजस्थान के अंदर लगभग कपास और धान की एमएसपी, धान में 2040 रुपया, कपास में 6080 रुपया करी। राज्य मार्ग और मुख्य विकास कार्य के लिए 1600 किलोमीटर सड़क दी है। 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। 81,20,000 शौचालय बनाए हैं। हमारे गजेंद्र जी बैठे हैं। जल जीवन मिशन के अंदर 4272 करोड़ रुपया खर्च कर ताली बजा दो एक बार गजेंद्र के लिए। 4200 करोड़ रुपया खर्च कर राजस्थान के हर धानी में, हर गांव में, हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया है। लगभग 1228 किलोमीटर की सड़कें समाप्त हो चुकी है और हर घर में शौचालय भी बना है। और अमित शाह ने कहा कि देश की 13 करोड़ घरों में माताओं और बहनों को गैस सिलेंडर देने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। देश के 13 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा। 3 करोड़ से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई। 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों के लिए बनाने की शुरुआत की। लगभग कोरोना का 230 करोड़ लोगों को टीका लगाया। इतने सारे कार्यकर्ता है, बताओ भाई, कोरोना के दोनों टीका मिल गए या नहीं मिले हैं? जरा हाथ ऊपर कर तो मिले हैं या नहीं मिले हैं? मोदी जी ने भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया। हर घर में शौचालय पहुंचाया। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य के खर्चे की चिंता से मुक्त कर दिया। 80 करोड़ लोगों को 2.25 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक नई सहकारिता नीति लाएगी। शनिवार को पुणे में बैंकुट मेहता सहकारिता अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार
विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना तैयार कर रही है। इस योजना पर जल्द ही अमल किया जाएगा ताकि किसानों की उपज बर्बाद होने से रोकी जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की खाद्य अन्न भंडारण क्षमता आवश्यकता का मात्र 47% है। वर्मा ने बताया कि भविष्य में देश में पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों जैसी विकास समितियों के माध्यम से ही किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख नई विकास समितियां बनाने का लक्ष्य रखा है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जापान के सैप्पोरो में जलवायु, ऊर्जा एवं पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक पर पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने के वैश्विक लक्ष्य के लिए विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन में अधिक मात्रा में कमी लाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये भारत जैसे देशों को अपने लोगों के लिए आवश्यक विकास अर्जित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा, जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणगत गिरावट और प्रदूषण के प्रभावों के विरुद्ध आवश्यक बचाव प्रदान करेगा। यादव ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के बाद से आर्थिक वृद्धि और विकास अर्जित करने के लिए GHG का विपरीत अनुपात में बेशुमार उत्सर्जन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण का भी व्यापक रूप से क्षरण हुआ है। यादव ने बताया कि प्रकृति के संतुलन में परिवर्तन की कीमत पर यह हुआ है, जिससे पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गेहूं खरीद शुरू होने के बाद प्रदेश के किसानों के खाते में गेहूं की फसल का पैसा भेजना शुरू हो गया है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को बताया कि अब तक 81,381 किसानों के खातों में 932.64 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं शनिवार को 24,624 किसानों के खातों में 317.22 करोड़ रुपए भुगतान के लिए पेमेंट फाइल जनरेट की गई है। ये भुगतान 17 अप्रैल तक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां 48 से 72 घंटे में ही किसान की फसल खरीद का भुगतान किया जाता है। साथ ही मंडियों से फसल का समय पर उठान सुनिश्चित भी किया गया है और किसानों के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंधन भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की फसल में लस्टर लॉस या दाना टूटने के नुकसान के मद्देनजर खरीद सीजन 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद के मापदंडों में भी छूट दी गई। प्रदेश में सरसों की खरीद 20 मार्च से शुरू हो चुकी है, जबकि गेहूं, जौ और चना की खरीद 1 अप्रैल 2023 से की जा रही है। विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियां तथा खाद्य आपूर्ति हैफेड, HWUC और FCI द्वारा ये खरीद की जा रही है। राज्य सरकार ने गेहूं के लिए 408 मंडियां खरीद केंद्र, सरसों के लिए 103 मंडियां खरीद केंद्र, जौ के लिए 25 मंडियां और चना के लिए 11 मंडियां खरीद केंद्र खोले हैं। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में दूध आधारित कारोबार की व्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना आरंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से दूध खरीद, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को दूध का सही मूल्य मिलेगा और दूध खरीद और वितरण की व्यवस्था में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन के साथ उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। उससे अनेक अलग अलग उत्पाद बनाए जाएंगे। सरकार प्रदेश में खेती बाड़ी और पशुपालन के ढांचे में बदलाव के लिए काम कर रही है। इसी प्रकार की कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बने। प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना आरंभ करने जा रही है। इसके तहत क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध, दालों, सब्जियों, फलों, फूलों, नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2% की ब्याज दर का ऋण भी उपलब्ध करवाएगी। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने के बाद देश में मिलेट्स को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन दिनों ऐसा ही एक SCO मिलेट फेस्टिवल का आयोजन मुंबई के होटल ताज में किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस साल SCO की अध्यक्षता भारत कर रहा है। गुरुवार की रात मुंबई के होटल ताज में मिलेट्स की रात रही। 5 देशों से आए शेफ ने यहाँ मिलेट्स के ऐसे व्यंजन परोसे कि यहाँ आए लोग उंगलियां चाटते रह गए। एक्चुअली इन्होंने भेल ट्राई किया है, भेल जैसा बट
I think we should promote this not only in against of fast food, to tell our kids that these are nutrition and much more tastier than the fast food. I think it's amazing. Trust me, don't ask me. Have it. It's amazing. For me, this nachini thing is a sweet and it is mouth-watering. I have never ever tried nachini in my life, ever. मगर ये खा के देखो आप, trust me, ये नाचनी मैंने लाइफ में नहीं खाई है. मैं वापिस खाऊंगा. मैं 3 बार खाया, अभी एक खत्म करके वापिस खाऊंगा मैं. मौका था 13 से 19 अप्रैल तक चलने वाले एससीओ मिलेट्स फेस्टिवल के उद्घाटन का, जो केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के हाथों हुआ. नाइक ने मिलेट्स के महत्व पर प्रकाश डाला. Spearheaded by the Prime Minister, the Government of India sponsored the proposal for International Year of Millet 2023, which was accepted by the United Nations General Assembly. The SCO countries have a deserve mix and cultural and traditional, which is aptly reflected in their cuisines. The cuisine of SCO countries will offer the unique delights to food lovers. To create the awareness and increase the production and consumption of the millets, United Nations declared 2023 the International Year of Millet. भारत के अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और रूस के शेफ ने मिलेट्स की खासियत बताई और यह भी बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है. We did some classical Russian dishes, and they are something like cabbage rolls. It's a traditional Russian dish made usually with beef, but on this food festival we decide to use a lot of millet, and they make cabbage rolls with a millet, with mushrooms, some onions, and combine it with a paprika, beautiful sauce to make it fresh. We used millet product in this polenta cake. Polenta cake with fruits and sour cream. What? This just boiled. We just boiled and add some Parmesan cheese. And butter. Right. Yes, and after we frying this. We are participant this festival. Millet is very helpful because it's organic, sustainable product, and easy to cook and easy to store, easy to storage. Yes, and this is too many kind to prepare to cooking. It's very best for chefs. मिलेट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिन लोगों को है, जो लोग वीट नहीं खा सकते, उनके लिए मिलेट जो है वो वरदान है. तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हम इस समय डेजर्ट सेक्शन पे खड़े हुए हैं और हम लोगों ने एक रागी जिसे बोलते हैं, रागी मिलेट की बर्फी बनाई है, कलाकंद बेस्ट. ऐसे में दूध की बर्फी का मजा नहीं था जो रागी बर्फी का टेस्ट इस मिठाई में हम लोगों ने निकाला है. होटल ताज के सीनियर शेफ सुरेंद्र खामबरा ने इस फेस्टिवल की तैयारियों और खासियत के बारे में विस्तार से बताया. कुल मिला के इस रंगारंग शाम में जो मिलेट्स फूड फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित किया गया है, हर एक जो एससीओ कंट्री है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से भारत ने जो इनिशिएटिव लिया और जिस तरीके से यूएन ने उसको डिक्लेयर भी किया, उसको दूर दूर तक फैलाया जाए और मिलेट्स को लेकर जिसमें भारत को काफ़ी महारत हासिल है उसको एक अच्छे तरीके से शोकेस किया जाए दुनिया के सामने. अपने सहयोगी नवीन पॉल के साथ नरेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, मुंबई. और हिमाचल प्रदेश में बादल और धूप की आग मिचौली के बीच उमस और भीषण गर्मी की मार जारी है. हालांकि आगामी दिनों में गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है. राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 4 दिन गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं. रविवार से प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 18 और 19 अप्रैल को भारी वर्षा का येलो अलर्ट रहेगा. इस दौरान आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में 18 व 19 अप्रैल को भारी वर्षा व ओलावृष्टि होने की आकांक्षा है. इसको लेकर लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर अन्य 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, ये भी बहुत वीक तो फीबल नहीं होगा, इसका भी इफेक्ट रहेगा. स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा का भी संभावना है
और प्लेन्स में बारिश आने का अच्छा संभावना है 18-19 तारीख तक। तो ये बारिश के कारण से आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की उपज की तुलना में 8.8 लाख टन अधिक है। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। एडमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 14 अप्रैल को मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अप्रैल को मक्का का भाव था 2,060 रुपए। 15 अप्रैल के सौदे 20 रुपए चढ़कर 2,080 रुपए पर हुए। राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में 14 अप्रैल को हाइब्रिड मक्का का भाव था 2,125 रुपए। 15 अप्रैल को उसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,150 रुपए। मैनपुरी मंडी में इस दौरान पीली मक्का के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 14 अप्रैल को मक्का का भाव रहा 2,330 रुपए। 15 अप्रैल को उसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2,350 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एडमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 14 अप्रैल को काले तिल का भाव रहा 14,050 रुपए। 15 अप्रैल को उसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 14,250 रुपए पर। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 14 अप्रैल को तिल का भाव था 12,280 रुपए। 15 अप्रैल को उसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 12,270 रुपए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात तिल की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में खरीफ तिल की पैदावार 6,34,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,62,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ तिल की पैदावार में 1,28,000 टन की कमी आ सकती है। बता दें कि इस साल कुल तिलहनी फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 31.03 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी तिलहनी फसलों की बुआई 109.84 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2021-22 में रबी तिलहन 102.36 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल तिलहन की बुआई 7.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है।
और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन मक्का और मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार गेहूं की कटाई कर लें। मालवा के पठारी इलाकों में फिलहाल गेहूं की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ इस समय मूंग की बुआई कर सकते हैं। यही इस मौसम में बैंगन को कीटों से बचाएं। बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। मध्य प्रदेश में झाबुआ के पहाड़ी इलाकों के किसान मूंग और उड़द को रोगों से बचाएं। यही किसान तरबूज और खरबूज में भी सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी इलाके में मूंग और उड़द की फसल में सिंचाई करें। वहीं यहाँ के गिर्द इलाके में गेहूं, चना और काबुली चने की कटाई करते रहें। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में ये समय मूंग की बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ बैंगन, मिर्च और अमरूद में निराई गुड़ाई का काम करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में जल्द से जल्द गेहूं की कटाई कर लें। यही मूंग, उड़द और सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यही इस समय किसान तैयार आलू, अदरक और हल्दी की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ 20 से 25 दिनों की हो चुकी दलहनी में निराई करें। इसके अलावा यहाँ फसलों में जरूरत के साथ सिंचाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में किसान तैयार गेहूं की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान, मूंगफली, मूंग और सब्जियों को कीटों और रोगों से बचाएं। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के किसान काबुली चना और गेहूं की कटाई जारी रखें। यही मूंग और उड़द की बुआई के लिए भी समय अनुकूल है। किसान बीजोपचार के बाद इनकी बुआई करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय काल्विन के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडियाकर्मी के भेष में बने 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद तीनों हमलावरों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुराने शहर में अफरा तफरी के हालात बन गए और सभी दुकानें व बाजार बंद हो गए। हत्या के बाद सभी जिलों में धारा 144 लागू है। कई जिलों में आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की है। साथ ही अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत के विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाशिंगटन पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में हर त्योहार सब लोग खुशी के साथ मिलकर मनाते हैं। भारत के विविध सांस्कृतिक उत्सवों के बीच अमेरिका में इंडिया हाउस में बोलते हुए 40वीं अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना एम रायमोंडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे सबसे लोकप्रिय विश्व नेता हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को आगे ले जाने की उनकी इच्छा वास्तविक है और ये हो रहा है। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्रोएशिया में निकोला टेस्ला और जाग्रेब सिटी संग्रहालय का दौरा किया और क्रोएशिया की समृद्ध वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विरासत की छाप देखी। निकोला टेस्ला वास्तव में वैश्विक महत्व के व्यक्ति थे। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 212 और कांग्रेस ने 209 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राज्य में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने कल 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी की है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से बड़ी तबाही के बाद अब अन्य देशों में भी लगातार भूकंप से डर का माहौल देखा जा रहा है। मणिपुर के नोनी में रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से किसी प्रकार की जानमाल की क्षति की खबर नहीं है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।